स्वागत है आपका हमारी इस मेगा कवरेज में। ये नंबर पीछे देखते जाइए। एक नंबर ये है 1 घंटा 28 मिनट में आपके सामने पहला हमारे एग्जिट पोल का रुझान। लेकिन ये नंबर देखिए 1 करोड़। यकीन मानिए ये है हमारा सैंपल साइज। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस बार किसकी सत्ता इस सवाल के जवाब के साथ बस थोड़ी देर में टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने आ रहा है। टीवी 9 पोल स्टार्ट और पीपल्स इनसाइड का एग्जिट पोल आपको बताएगा कि 4 जून को नतीजे कैसे हो सकते हैं। ये एग्जिट पोल 1 करोड़ के सैंपल साइज वाला है। 1 करोड़ के सैंपल साइज वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हमारे साथ एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बात करने के लिए हर राज्य से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। हर समीकरण पर विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान होंगे। जी हाँ, और नमस्कार। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। हमारे साथ डेटा मुशाय मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे। इन्होंने कई राज्यों में ग्राउंड से नब्ज टटोली है, कुछ राज्यों में मैं भी गया हूं, वो सब आपके सामने रखेंगे। डेटा मुशाय कंप्यूटराइज मैकेनिज्म से रियल टाइम एनालिसिस आपके लिए करेंगे। और जैसा कि निशान बता रहे थे, सैंपल साइज तो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि आज एग्जिट पोल में आपको किन सवालों का जवाब मिलने वाला है। पहला सवाल एग्जिट पोल में किन सवालों का जो जवाब है ये देखिए। 4 जून को तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार, ये सवाल है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये जिसका जवाब आपको मिलेगा कि बीजेपी के 400 पार का दावा क्या सही होगा। तीसरा सवाल, अगर 400 पार तो बीजेपी को कहां फायदा होगा। जी हाँ, एक और बड़ा सवाल जो सबके मन में है और उसका जवाब मिलेगा ये कि बंगाल समेत पूर्वी और दक्षिण भारत में बीजेपी को क्या बढ़त मिली है। पांचवा सवाल, इंडिया का दावा कहां सच साबित होने वाला है। एक और बड़ा सवाल जो सबके मन में था इस चुनाव प्रचार के दौरान, मतदान के दौरान, बीजेपी दक्षिण का दुर्ग भेदने में सफल रही है या नहीं। और फिर यूपी बिहार में बीजेपी का क्या रिकॉर्ड बन पाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल यह कि पार्टियों में टूट के बाद महाराष्ट्र का फैसला क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो महाराष्ट्र का फैसला क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसका अनुमान आज आपके सामने आएगा। फिर किन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, यह हर कोई जानना चाहेगा, समझना चाहेगा। क्या उसका जो रोलर कोस्टर है वो कहीं पर रुकेगा। एक और बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल के जेल जाने का दिल्ली में क्या कोई असर हुआ है, क्या असर दिखाई दिया है दिल्ली के चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए और जेल से बाहर आए, इसका जवाब भी आज हमारे इस एग्जिट पोल में आपको मिलेगा। और फिर वो सवाल जिसको मैं कह सकता हूं कि मेगा सवाल है, अब मेगा फैक्टर है, मोदी फैक्टर। चुनाव में क्या गेम चेंजर साबित हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी और हमारे साथ अलग अलग स्टेट से सहयोगी के साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त पंकज झा उत्तर प्रदेश से, आपका स्वागत है। आपको दिखाई दे रहे रूपेश जो कि बिहार से हैं, आपका भी स्वागत है। जी हाँ, इसके अलावा हमारे साथ पुष्पेश पंत जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जयशंकर जी मौजूद हैं, स्टूडियो में बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। स्टूडियो के अलावा हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, जफर इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत। इन सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे पंकज झा का। पंकज, आप उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की बात हम लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किले को बीजेपी जिस बहुमत के साथ और जितनी सीटों के साथ 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, क्या उसको बरकरार रख पाई है या नहीं, उसके कितना करीब पहुंच रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है सबके मन में। और ये बहुत कुछ इस पर निर्भर भी करेगा 400 पार के नारे को हासिल करने में। देखिए, हम बनारस में हैं, जहां से नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बूथ पर हैं। और देखिए कि प्रचंड गर्मी के बावजूद भी अभी भी लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का और एनडीए का जो नारा है कि 400 पार, और इंडिया गठबंधन का दावा यह है कि सरकार उनकी बनेगी। क्या कह रहा है आपका मन। ये तो रिजल्ट ही बताएगा। नहीं, आप फिर भी आप वोट डाल के आए, क्या लगता है आपको। हमें तो जहाँ तक अंदाज़ा है कि इस बार कुछ बदलाव दिखेगा।
बदलाव दिखेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है करण यादव और मैं कट्टर समाजवादी हूं। मैं अखिलेशवादी हूं। मैं इसीलिए सभी से यहाँ जितने लोग खड़े हैं मैं सबसे अपील करूंगा कि सिर्फ और अच्छा, आप सिर्फ अपील भी करने लगे। एक बार साइकिल बताइए वोट क्या दीजिए। क्या लग रहा है इस बार? हम जहाँ कहेंगे वही वोट देगा ये। अच्छा, आप लोगों का सबका यही है? हमारे तरफ से तो पूरा सपोर्ट कांग्रेस को है। कांग्रेस को है। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार के बाद? आप क्या कह रहे हैं चाचा, क्या होगा? हम भाजपा ही हैं, हम उनको वोट देते हैं, मोदी जी जिताएंगे। ठीक है, हाँ भाजपा ही है, हमको मोदी से मदद मिलती है, हम उनको वोट देंगे। ठीक है, तो आपको लग रहा है तीसरी बार फिर वो बनेंगे? बिल्कुल गारंटी के साथ होगा। भाई क्या आपका मन क्या कह रहा है, क्या है आपकी बात? महागठबंधन। महागठबंधन। महागठबंधन और यहाँ यूपी में क्या लग रहा है आपको? सब वही लग रहा है, साइकिल 400 पार जो कह रही है 400 पार नहीं, 200 पार। 200 पार बीजेपी एनडीए 200 सवा 200 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों आपको लग रहा है ऐसा है? क्योंकि आप लोग ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग पूरा भ्रम फैलाए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, हम लोग सबसे भ्रम फैलाए। खराब मीडिया है, अच्छा, बिकाऊ मीडिया। बहुत अच्छी बात है। आपको भी क्या लग रहा है, आपका क्या मन कह रहा है, क्या है मूड जनता का? जनता का मूड है विकास के लिए, विकास और सुरक्षा के लिए है। चाहे जो दे, रिजल्ट आने पे उसको भी तो काम करना ही पड़ेगा। अब पहले से परसेप्शन कैसे आप दिया जा सकता है? आपने जो वोट दिया होगा उस हिसाब से क्या आपका मन कह रहा है? अब आने ही है, जिसकी सरकार है वही सीधे हम आपको continue लेकर करेगी, चलेंगे इस उसको वक्त भी तो पूरा मल्लिकार्जुन काम- खड़गे। इंडिया अलायंस की अगर एक बात की जाए तो वो वहां पर एक बैठक हुई थी, ये देखिए जरा। मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना, और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है,
और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है। यानी कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल रखा है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे अपनी शिकायतों को लेकर, क्योंकि हमें अभी भी कुछ चीजों को लेकर शक है। 1 करोड़ का सैंपल साइज है हमारा, 1 करोड़ का। अब ये जो 295 का क्लेम है, इसके लिहाज से देखा जाए यहां पर क्या होने वाला है आपसे कुछ ही क्षणों में। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान, सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी से और अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से। अब जफर भाई सीधे सीधे मुझे बताइए, ये जो 295 का जो आंकड़ा दिया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से, आप 400 पार, वो 295, टोटल तो शायद 543 है। देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी अपनी अपनी बात रखेगी, हम भी अपनी बात रखेंगे। खड़गे जी उनके प्रवक्ता नहीं आ रहे, तो खड़गे जी ने डिसाइड किया कि वो अपनी पार्टी का और बाकी उनके गठबंधन दल जो इंडिया अलायंस है उसकी बातें भी रखेंगे। हकीकत तो ये है कि आप 2-3 बातों को आप समझना पड़ेगा। कांग्रेस एक बार जब ख़त्म जहाँ से हो जाती है फिर वापस कभी नहीं आती है। अगर देश ने उसको ख़त्म किया है तो देश में वापस आने का चांस ही नहीं। आप देखिए वेस्ट बंगाल में कभी वापस आ पाई, 1967 से सिद्धार्थ राय जी के वजह से बाद से अभी तक नहीं आ पाई। आप देखिए तमिलनाडु में वापस आई, आप देखिए बिहार में वापस आई, उत्तर प्रदेश में वापस आई। जिस जगह से ज़मीन से उखाड़ दी गई कांग्रेस पार्टी, वापस कभी नहीं आई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब आंकड़े सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। हकीकत तो ये है कि उनके गठबंधन के जितने भी लोग हैं सब एक कमज़ोर पार्टी है और कमज़ोर पार्टी की वजह से उन लोगों को जनता का जो समर्थन प्राप्त होता था कभी, अब नहीं होता है जी। और इसलिए कि कहीं ना कहीं जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है और जो लोगों की भावना है, की जगह आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि जेपी नड्डा जी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं नड्डा जी। इस नतीजे पे हम आए हैं और उन्होंने
इस लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। मैं विशेष करके अपने युवा साथी नव मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया और प्रजातंत्र के इस उत्सव में भागीदारी उनकी रही। उनको भी मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और मैं अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, अब मतदान खत्म होने के बाद सबका शुक्रिया अदा करते हुए जेपी नड्डा, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों की बैठक के बाद कई अहम बातें कही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी, आपने सुना जफर इस्लाम साहब को, उनका ये कहना कि जहां से कांग्रेस खत्म होती है वहां वापस नहीं आती है, और आंकड़ा देने की बात है, लोगों को खुश करने के लिए ये आंकड़ा आपने सामने रख दिया है 295 का। ये आंकड़ा किस आधार पर है? देखिए, हमारे सारे सीनियर लीडर्स आज बैठे थे इंडिया गठबंधन के, और सभी के साथ विचार विमर्श करके सबके जो कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, फील्ड में हम लोगों का जो फीडबैक है, उसको हमारे लीडरशिप ने आपस में विचार विमर्श के बाद, समझने के बाद उसको जो है यथार्थ के धरातल पर इस आंकड़े को लाने का प्रयास किया है। और जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बात को की पुष्टि की है कहीं ना कहीं। तभी हमारा लीडरशिप इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि हम 295 के आंकड़े को तकरीबन जो है हमारा वो है, ना ज़्यादा ना कम, जो सच्चाई है उसको व्यक्त किया है। जहां तक बात पूरे चुनाव प्रक्रिया के गहन विश्लेषण का था, आज चूंकि अंतिम चुनाव का समय ये चल रहा है और लास्ट है, लोकतांत्रिक वैश्विक स्तर पर जो लोकतंत्र है वो सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है। उस लोकतंत्र की प्रक्रिया में जिस तरह आम जनमानस ने सहभागिता निभाई और क्या हमने खोया और क्या हमने पाया, इस पर एक विस्तृत चर्चा थी। निश्चित तौर पे जिस तरह हमने मुद्दों पर राजनीति करने का प्रयास किया और सत्ता पक्ष को भी उस पर लाने का प्रयास बार बार करते रहे, हालांकि वो भटकाने का प्रयास करते रहे, कभी मंगलसूत्र, कभी मुद्रा, कभी अंत में महात्मा गांधी पर भी उन्होंने, राष्ट्रपिता पर भी कीचड़ उछाड़ने का काम किया, फिर भी हमने जो है लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखा और लोकतंत्र में प्रक्रिया, प्रतिष्ठा और मर्यादा और परंपरा जो होती है उसको पूरी तरह से आगे लाने का काम किया है सब विपक्ष ने। चुनाव आयोग की भूमिका पर जरूर एक बड़ा प्रश्न है। 117 हमने शिकायतें की है, खाना पूर्ति हुई है सिर्फ, और चुनाव आयोग अभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। मुझे जरूर आशा है कि चुनाव आयोग अंतिम जो ये 4-5 दिन ठीक है। अजय जी, आपने जो यहाँ पर चीजें रखी, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। पुष्पेश जी हैं, जयशंकर जी मेरे साथ हैं, रवि मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके। बंगाल पे बहुत फोकस है इस बार। पुष्पेश जी, एक तरफ ये कहना कि 295 के ऊपर सीटें आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये कहना कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर सवाल खड़े करना, ये कहना कि हम कई सारे वहां पर शिकायतें लेकर जाएंगे। शिकायतें लेकर जाने में कोई नाराजगी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। नहीं निशांत भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें कोई विरोधाभास है, क्योंकि जो भी दावे वो कांग्रेस पार्टी अपनी रिजल्ट्स के बारे में करना चाहती है वो अपनी जगह पर है, मगर जहाँ तक भारत के चुनाव आयोग की बात है, उसका आचरण निश्चित रूप से ऐसा रहा है इस पूरे चुनाव में। जो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहना शायद उसके लिए बहुत सौम्य शब्द है। मेरे ख्याल में जानबूझकर लापरवाही, लाचारी और एक तरह की मतलब रीढ़ का अभाव निरंतर उसमें नज़र आया है। और वो ये अपना जो भी व्याख्या करती है कि वो वोटर संख्या कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्या बढ़ा, और जिस तरह से वो नोटिस भेजती है उसमें जो दोहरे मानदंड अपनाती है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीते हारे छोड़ी अलग बात है, मगर सभी को एक असंतोष, भारत के आम नागरिक को असंतोष भारत के निर्वाचन आयोग से रहा है इस चुनाव। जी, जयशंकर जी भी हमारे साथ हैं। जयशंकर जी, इतनी एकता जो आज देखने को मिली, उसके बाद संख्या का भी उन्होंने आंकड़ा एक सामने रख दिया कि 295 सीटें हमें मिलने वाली हैं। इतनी एकता हमें जब शुरुआत हुई थी इस चुनाव प्रचार की तो देखने को नहीं मिली थी इंडिया गठबंधन की। इस वक्त सभी लोग मौजूद भी थे, सभी लोग एक मंच पर भी दिखाई दे रहे थे, एक साथ पर भी दिखाई दे रहे थे। तो क्या है ये, उनको कोई उम्मीद बंधी हुई है वाकई, क्या इस वजह से ये एक साथ आए हैं, या इतने दिनों तक साथ काम करते करते आखिरकार ये इकट्ठा हो पाए, चाहे भले ही आखिरी दिन सही? चुनाव अभियान के दौरान चरण दर चरण जब मतदान हो रहे थे तो इंडिया अलायंस के घटक दलों में काफ़ी एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिखाई दी, जो पहले नहीं दिखाई देती थी। कई बार लगता था कि एक दूसरे के बहुत ही विरुद्ध हैं लोग, खिलाफ हैं लोग, बात करते थे। लेकिन चुनाव अभियान के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ मंच शेयर कर रहे थे, प्रियंका गांधी और डिम्पल
यादव एक साथ कर रही थी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और अरविंद केजरीवाल, फिर राहुल गांधी या अखिलेश यादव, ये सब लोग मिलकर के जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे तो उसमें एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिख रही थी। और उसके आधार पर पता नहीं, मतलब 295 सीटों का जो आंकड़ा खरगे जी पेश कर रहे हैं, अब उनके पास कोई ना कोई आधार होगा, उन्होंने कुछ फीडबैक लिया होगा। वैसे ही जैसे भाजपा के लोग 400 पार के नारे देते हैं तो उनके पास भी कोई ना कोई एक आधार होगा, कोई उनका भी अपना सूचना तंत्र है, सरकारी तंत्र है, खुफिया तंत्र है, सबसे पता कर रहे होंगे। और जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, मैं पुष्पेश जी की बातों से एकदम सहमत हूँ कि इस बार चुनाव आयोग तटस्थ तो कम से कम नहीं दिखा है, स्वतंत्र भी नहीं दिखा है। अब उसको इस बात का जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा कि भाई पहले चरण के मतदान के परसेंटेज को आप 11 दिन बाद क्यों बता रहे हैं और उसके बाद को 2-2 दिन में बता दे रहे हैं। तो 11 दिन आपने क्यों लिया, वो भी तब जब अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि आपने क्यों नहीं बताया, और उसमें अचानक जो 5% बढ़ गया, कैसे बढ़ गया ये हो सकता है जी। चुनाव आयोग की तरफ से तो उसको लेकर भी जवाब दिया गया था। हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद और सवाल पूछे गए, लेकिन उनकी तरफ से जवाब उस बात को लेकर भी दिया गया कि क्यों देरी हुई और फिर आगे क्यों तेजी से आना शुरू हुआ, और उसको लेकर क्या जो उन्होंने कहा कि विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये उनकी तरफ से सफाई जरूर दी गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुद्दे क्या हावी रहे हैं, कौन से मुद्दे इस चुनाव में सबसे ज्यादा हावी रहे हैं, कौन से मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं इस चुनाव को। हमारा एग्जिट पोल का नतीजा बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले सीधे रुक कर लेते हैं गौरव का, उनके साथ मौजूद है डेटा मुशाय। बिल्कुल सुमेरा, तो देखिए डेटा मुशाय हमारे साथ हैं। सैंपल साइज तो 1 करोड़ है, वो हम बता ही रहे हैं पार्था, लेकिन क्या आप अपने इस हमारे जो टेक्नोलॉजी के जरिए, इस डैशबोर्ड के जरिए ये बता सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से हावी रहे या किस राष्ट्रीय मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं तो फिर कैसा दिखता है इंडिया का मैप? देखिए, पहले तो राष्ट्रीय मुद्दा जो हावी है वो है आपका राम मंदिर, एक बहुत बड़ा इशू है। आपका आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए जो इंडिया का इमेज बाहर का कंट्री में जो सुधार हुआ है वो लोगों ने अच्छा पॉजिटिव तरीके से लिया है। अभी देखिए जब आपकी बार 400 बार जो नारा के साथ एक इशू बन गया है जो हाँ संविधान बदल सकता है, संविधान बदलने का मतलब क्या आरक्षण हटना, ये एक इशू बन सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं जब राष्ट्रीय मुद्दे काम करता है, ये 2019 का रिजल्ट है ये मैप में, ये देखिए आप आइए इधर, बोलिए कहां पर गुजरात खत्म हो रहा है, कहां पर राजस्थान चालू हो रहा है, कहां पर महाराष्ट्र हो रहा है। ये आप शायद 2019 का रिजल्ट दिखा 2019 का रिजल्ट पूरा आप दिखा रहे हैं भगवा में पूरा। देखिए ये क्या है जब साउथ इतना छोड़ के इधर, हाँ आप देखेंगे जब राष्ट्रीय मुद्दे काम करता है तब क्या होता है, एक फ्लैट आपका पैच दिखाई देता है। ओके, अभी जब अगर राष्ट्रीय मुद्दे थोड़ा काम कम किया, कोई लोकल मुद्दे भी काम करना चालू होगा तो मैम में क्या होगा, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पैचेस, मतलब यूपी में कोई अलग मुद्दा, बिहार में कोई अलग मुद्दा, या फिर हिंदी पट्टी में कोई अलग, नॉन हिंदी में कोई अलग, ये सब आप बात कर रहे हैं। ये सब अलग 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 तब क्या पैच आना चालू होगा, ऐसे भागवा नहीं आएंगे। तो हमारा जो 4 जून का रिजल्ट आएंगे तब हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे जब नेशनल मुद्दे में भारी पड़ गया, ठीक है, ये लोकल मुद्दे में भारी पड़ा। लेकिन यूपी की अगर बात करें तो यूपी में क्या लगता है आपको, क्योंकि वहां पर लड़ाई इस बार बता रहे हैं इंडिया गठबंधन ने थोड़ी टक्कर दी है कई सीटों पर, तो वहां आपके पास क्या एनालिसिस है? देखिए यूपी में समझ लीजिए राम मंदिर तो यूपी से ही है, और राम मंदिर मतलब प्राइम मिनिस्टर बनारस से लड़ता है, ठीक है। उधर यूपी में अभी प्रेजेंटली जोगी जी का सरकार है, तो उधर जोगी जी और मोदी जी का जुगलबंदी कैसे काम करेगा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अभी क्या इंडिया अलायंस पिछले बार क्या 15 सीट, एसपी 5, बीएसपी 10, कांग्रेस 1, 16 सीट जीता था। अभी बढ़ाने के लिए उसको एडिशनल कुछ सोशल ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अब तो बीएसपी भी अलग है, हाँ अभी बीएसपी भी अलग है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपने भी घुमा है, तो ये जो मुद्दे वोट दिलाता है, अगर राम मंदिर मुद्दा काम कर गया तो बीजेपी शायद और भी बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आरक्षण का मुद्दा काम कर गया, ये पेपर लीक का मुद्दा कुछ काम करेगा, ये छुट्टा जानवर का कोई मुद्दा काम करेगा, तब क्या है ये मुद्दा ही वोट दिलाता है। तो क्या किसका माइंड, अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा दिखता है यूपी में? नहीं देखिए यूपी में क्या होता है, एक सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब आप समझ लीजिए यूथ का तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो उधर क्या है अग्निवीर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखेंगे आर्मी में कुछ रेजिमेंट है जो कास्ट स्पेसिफिक है, जाट रेजिमेंट ईस्टर्न यूपी से आता है, राजपूताना रेजिमेंट आप देखेंगे एक इस बेल्ट में आता है। तो क्या है ये सब रेजिमेंट में एक कास्ट बेस्ड रेजिमेंट है और ये कास्ट में थोड़ा प्रभाव दिख सकता है। ओल्ड पेंशन, ओल्ड एज पेंशन तो देखिए अभी एक बहुत बड़ा सब जगह में इशू बन गया। पहले राजस्थान में जब कांग्रेस चालू किया उसके बाद से अभी लोगों को लग रहा है ओल्ड एज पेंशन मिलना चाहिए, महंगाई ज्यादा है तो इस टाइम में ओल्ड लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव भी इंडिया के फेवर में मुद्दा है, अभी उसके अगेंस्ट में भी कुछ मुद्दा है, पेपर लीक, ओल्ड एज पेंशन, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब भी इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो देखना पड़ेगा देखिए कौन सा मुद्दा। राहुल गांधी के रायबरेली आने पर क्या असर पड़ेगा? देखिए राहुल गांधी बहुत लेट डिसीजन लिया आने का, ठीक है, बट आने से एक थोड़ा सा क्या होगा, जो
जो एक संगठन जो होता है ना, उसको थोड़ा जोश मिला। उनको लग रहा है जहां अभी खुद ही नेता आ रहा है, तो राहुल गांधी जब आ रहा है ठीक है, बट मुझे लग रहा है जब पहले डिसीजन लेता था, थोड़ा स्पॉन्टेनियस लेता था, जिस दिन नॉमिनेशन उसका पहले दिन डिसीजन ले रहा था, तो शायद मैसेजिंग और थोड़ा बेटर हो सकता है। मैसेजिंग मुझे नहीं लगता है कि उतना अच्छा राहुल गांधी कर पाया लास्ट मोमेंट डिसीजन लेकर। ठीक है, चलिए इस पर और बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट बता रहे हैं डेटा मुशाय कि कौन सा मुद्दा किस बेल्ट में किस तरह से काम कर सकता है। और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं जमीन पर तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लेकर अलग तरह की एक वहां पर चर्चा देखने को मिलती है। ये आप सही कह रहे हैं। चलते हैं निशांत के पास। निशांत, ओ जी। गौरव, अब आप जो बता रहे हैं, अब यूपी का हमने रुक किया था थोड़ी देर पहले, पंकज जी हमारे साथ थे, लेकिन अब बात करेंगे बिहार की, जहां 7वें चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहां भी करीब करीब 1 घंटे की वोटिंग और बाकी है। हमारे सहयोगी रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने सभी 7 चरणों में बिहार की वोटिंग को करीब से देखा है और समझा है। उनसे जानेंगे कि सभी 40 सीटों पर कैसी वोटिंग हुई, वोटर्स का रुझान कैसा रहा। लेकिन आपको एक बार बता दें, थोड़ी देर बाद बिहार का एग्जिट पोल, बड़ी खबर, सभी 40 सीटों का एग्जिट पोल थोड़ी देर बाद, 1 करोड़ सैंपल साइज वाला एग्जिट पोल। 3 बजे तक बिहार में 42.95% वोटिंग हुई है। थोड़ी देर में बिहार का पहला आंकड़ा आपके सामने होगा, लेकिन पहले 2019 का बिहार का नतीजा देख लीजिए। ये देखिए, बीजेपी 17, वोट परसेंटेज 24% से थोड़ा ऊपर, जेडीयू 16, 22% से थोड़ा ऊपर, और यहां पर एलजेपी 6, 8% से थोड़ा ऊपर। सीधे चलेंगे आरजेडी, कोई भी सीट नहीं, लेकिन 15% वोट शेयर। रूपेश जी के पास चलेंगे। रूपेश, बड़ा सवाल, पिछली बार जितने जीते थे इस बार उतने पर लड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर, उन्होंने बड़ी जमकर कैंपेनिंग की है, 200 से ज्यादा सभाएं की हैं। क्या लग रहा है बिहार का? देखिए, बिल्कुल पिछले बार 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, तब भी नीतीश कुमार साथ थे और आज भी नीतीश कुमार साथ हैं। तेजस्वी यादव ने 251 यानी 250 से ज़्यादा रैलियां तेजस्वी यादव ने किया है और वो ये कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन की ही बन रही है। हम पिछले 55 दिनों से अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, अपना असेसमेंट भी बता रहे हैं, लेकिन आज चूंकि आधे घंटे का वक्त रह गया है और अब चुनाव के सारे चरण, सभी 7 चरण में बिहार में चुनाव थे, अब बारी लोगों की है जिन लोगों ने मतदान किया है। और पटना में हमने कोशिश की है, चूंकि पटना पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करता है, कि महिलाएं भी हों, बुजुर्ग भी हों और युवा भी यहाँ पे हों, और सबसे एक बातचीत हो जाए कि अब चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब क्या लग रहा है, देश में कितना, बिहार में कितना? देश में अभी भी 400 से पार और बिहार 40 के 40 सीट। 40 के 40 कितना? मोदी 40 के 40। बाबा, पूरा बिहार का पूरा सीट। पिछली बार 40, पिछली बार एक हारे थे एनडीए, इस बार वो भी सब। आप बताइए। हाँ 40। मैडम 40 मोदी जी आएंगे। यहाँ किसी पार्टी का लोग नहीं है ना? नहीं, सब आम लोग हैं ना हम तो। आप बताइए नौजवान। चुनाव एक औपचारिकता हो रही है, रिजल्ट तो सबको मालूम है कि जनता भर से विपक्ष हो रही है। अब समझ जाइए कि क्या होगा रिजल्ट। तो चुनाव की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, औपचारिकता है, चुनाव औपचारिकता हो रही जी है। रुपेश, तो दिखाएंगे वो भी तो इस वक्त एक तरफा सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं। अब जफर इस्लाम साहब, देखिए आपके पक्ष से बहुत सारे लोग वहाँ बोल रहे थे, इसलिए आपके पास उसके बाद आएंगे। पहले अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय जी, पिछली बार सभी सीटें जीत ली थी, एक सीट नहीं, लेकिन अब क्या उम्मीद है? क्या कुछ बदल रहा है बिहार में इस बार, या फिर वही का वही हाल है? क्योंकि एनडीए का कहना है कि अभी तो 40 में से 40 जीतने वाले हैं वो। देखिए, पिछली बार जो सीट थी उसमें नीतीश कुमार की विश्वसनीयता एक बड़ा प्रश्न था और बड़ी उसके लाभ हुए थे भाजपा और एनडीए को, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने लगातार पलटने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, कहीं ना कहीं उसका जो है जनता पर असर रहेगा। दूसरी बात, वहाँ पे पेपर लीक घोटाला लगातार हुआ है, युवाओं को जो रोजी रोजगार की बात थी वो नहीं हो पाई। जब हमारी 1 साल की सरकार थी, हमने जो वादे किए थे 5 लाख नौकरियां देने का नौजवानों को दिया, इस सरकार ने फिर से वही धोखा देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों पर और छात्रों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये सारे स्थानीय मुद्दे वहाँ हैं, साथ में राष्ट्रीय मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी के और अग्निवीर के मुद्दे हैं। संविधान रक्षा की बात थी,
इन सारे मुद्दों पर जनता ने आम क्षेत्र में वोट दिया है। मैं खुद 8 कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा का पिछले 20 दिन बिहार में बिताकर आया हूं और मैंने देखा है बेतिया से लेकर के वाल्मीकि नगर से लेकर के, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। अब जफर जी, नीतीश कुमार का फ्लिप फ्लॉप, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, हालांकि वहां पर एक युवा चेहरा भी हमने देखा जिस तरीके से, लेकिन ओवरऑल बिहार को अगर आप आके तो क्या आप तेजस्वी यादव को इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, जब ये जनरल इलेक्शन है ना, तो इसमें सच पूछिए तो सही माने में हमारे घटक दल के साथ साथ मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वहाँ डबल इंजन बन जाती है। नीतीश कुमार की एक अपनी जो वहाँ पर लोगों का विश्वास है उन पे और उनकी एक छवि, साफ सुथरी छवि, और उसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री, इसलिए कि जनरल इलेक्शन है, देश का इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री की छवि जो है सबकी नज़रों में है। और इसीलिए आपने जब भी लोगों से पूछा तो सब ने कहा 40, लेकिन वो ने कहा 400 पार, 7 बोला। मतलब वो देश को, प्रधानमंत्री को ही देश में कंटिन्यू करना चाहते हैं कि देश की भागदौड़ जो है प्रधानमंत्री के हाथ पे रहे। और ये बिल्कुल साफ है, इसी जगह नहीं। आप ऐसे सर्वे अगर कर रहे होंगे, 1 करोड़ लोगों के सर्विस कर रहे होंगे, तो ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो का अप्रूवल रेट उनका 70 में जो है वही दिखता है जब आम नागरिक से आप बात करते हैं। जफर साहब, आपका कहना है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और उसके साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके नाम पर वोट, और इसकी वजह से मजबूती आपको बिहार में मिलेगी। पुष्पेश पंत जी, क्या नीतीश कुमार लायबिलिटी तो साबित नहीं होंगे? क्या नीतीश कुमार को लेकर जो अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, जो बीजेपी उम्मीद कर रही है, क्या वो सफलता ही उन्हें मिलेगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वो 2 इंजन की सरकार बिहार में थी नहीं। जो चमत्कार है वो मोदी जी का है। वो अकेला इंजन ऐसा है कि सरकार केंद्र की हो, प्रांत की हो, उनके नाम के जादू पर चल रही है। तो नीतीश कुमार एक ऐसा इंजन है जिसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं नज़र हमेशा आती है। कब वो अलग हो जाएगा, कब उसकी दिशा बदल जाएगी, कब उसको मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार से कोई लाभ भाजपा को होगा, नुकसान ही हो सकता है। आप जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, नीचे यहां पर नीचे जो लोअर बैंड है उसको देखते रहिए, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। 0120490993 हमारा नंबर है। एग्जिट पोल ऑन है और आप अपना ओपिनियन हमें बताइए। इस 1 करोड़ को और आगे बताइए। आप हमारे साथ जुड़िए। लेकिन बिहार के इश्यूज क्या थे, कोर इश्यूज क्या थे, खासकर लीडरशिप, लोकल लीडरशिप वर्सेस नेशनल लीडरशिप। लोकल लीडरशिप यानी हम बात कर रहे थे तेजस्वी वर्सेस सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या ये कॉन्टेस्ट देखने को मिला? डेटा मुशाय, गौरव। बिल्कुल निशांत, इसी पे बात करते हैं। डेटा मुशाय, अब बिहार पे बात करते हैं। देखिए, बिहार की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नीतीश कुमार ठीक चुनाव से पहले इधर आ चुके हैं और उसके बाद वहां पर क्या मुद्दे हावी रहे हैं इस पे भी बात हो रही है। नीतीश कुमार की भी काफी बात हो रही है। आप मुझे बताइए, आपका ये एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2019 का रिजल्ट देखिए। हाँ, 2019 में देखेंगे सिर्फ एक ये जो कोने का सीट है किशनगंज, हाँ, ये छोड़कर बाकी सब एनडीए ने जीता था। 39-1। ठीक है ओके। तो अभी देखिए उसके बाद क्या हुआ। 2019 के बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, हाँ, जहां पर तेजस्वी ने एक इंप्रेसिव फाइट दिया। हार गया इलेक्शन, थोड़ी वोट से हार गया था, लेकिन इंप्रेसिव फाइट दिया था। अभी देखिए, फिर जब नीतीश कुमार बैक टू यूपीए था, तब एक बहुत बड़ा इशू हो गया। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब दिया गया था। अभी गवर्नमेंट जॉब क्लेम है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, मैं बिहार में गया था, वहां एक नारा लगाते हैं आरजेडी वाले, वो रोड शो करते हैं, हम जॉब शो करते हैं। 17 महीने में हमने बहुत सारी जॉब्स दे दी और जॉब्स को बड़ा मुद्दा बनाया तेजस्वी ने। और देखिए, यूपी बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए एक लोगों का एक क्रेज है, हाँ, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब सब लोग करना चाहता है, मतलब प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करता है। तो वो जो जॉब दिया, तो तेजस्वी ने क्या किया, मुद्दे में इलेक्शन करने का कोशिश किया, ठीक है, और वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज और वहां पे जो उनके कैंपेन में दिखी, आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाया इंडिया दल ने, बार बार उन्होंने वो उसको उठाया, क्योंकि उनकी शायद उनके वोट बैंक को सूट भी करता है। देखिए, जो है उनका जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव प्लस को जो उनको चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इस बार कुशवाहा करके कास्ट है, इवन नीतीश कुमार का कास्ट है कुर्मी, वो कास्ट को भी तोड़ने का एक सोशल इंजीनियरिंग करने का कोशिश किया। देखिए, बीजेपी का पास बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस चिराग पासवान प्लस जीतिन मांझी प्लस उपेंद्र कुशवाहा। ठीक बात है। रवि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रवि, बंगाल की अगर बात की जाए तो एक तो ये फेज है जो इस वक्त चल रहा है, और ओवरऑल बंगाल, हर फेज में बंगाल में वोटिंग हुई है। बंगाल का मूड क्या है, पल्स ऑफ बंगाल क्या है? खासकर अभी हमने देखा
अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री की जो ध्यान था, जो साधना थी, वो खत्म हुई है। अब एक नरेंद्र दूसरे नरेंद्र से के सामने ध्यान लगाने गए। हाँ, देखिए पश्चिम बंगाल का मूड इस बार साफ था कि पश्चिम बंगाल में इस बार हिंसा कम हुई है, लेकिन फिर भी पूरा देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है थोड़ा बहुत भी। तो मेरे साथ कुछ यहाँ पे यूथ्स है, आप देख सकते हैं, ये वोट दे चुके हैं। आप लोग वोट दिए हैं? सब वोट दिए हैं आप लोग? तो इस बार पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? पश्चिम बंगाल में पीसफुली वोट हो रहा था। हम लोगों का इधर जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बीच में आके थोड़ा झमेला करने का कोशिश किया। वो तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी तृणमूल को बोल रहा है, तृणमूल बीजेपी को बोल रहा है। ओवरऑल पश्चिम बंगाल का मूड क्या? आप लोग इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, ओवरऑल पश्चिम बंगाल का मूड क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल का मूड यही है, दीदी आएगा, दीदी जीतेगा। अच्छा, चलिए, आप क्या लगता है आपको? दीदी आएगा। दीदी आएगा, आपको क्या लगता है? दीदी आएगा। क्यों? काम किया इसलिए। अच्छा, क्या लगता है? काम किया। हाँ, दीदी आएगा। आपको? 100% दीदी आएगा। 100%। अच्छा, आपको? 100% दीदी आएगा। मतलब बीजेपी का कोई चांस? जी रवि, दीदी आएगा। यहाँ मौजूद तमाम लोगों का ये कहना कि दीदी आएंगी या टीएमसी को समर्थन मिलेगा, ये उनके मुताबिक मूड पश्चिम बंगाल का। लेकिन जयशंकर जी, पश्चिम बंगाल का ये मूड तो बीजेपी को सूट नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी ने जो नारा दिया है 400 पार का, उसमें पश्चिम बंगाल में एक बड़ी बढ़त बनाना उनके लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद करेगा। तो यहाँ बीजेपी बढ़त बनाना चाहेगी, बीजेपी ने उसके लिए पूरी कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि क्या बदल रहा है बंगाल में? जो पहले का समीकरण था उससे कुछ बदलाव हुआ है क्या? नहीं सुमेरा, बीजेपी की बाकी राज्यों में जो सीटों में कमी होते दिखाई दे रही थी, तो उसके बारे में इन लोगों का कहना था बीजेपी का कि हम तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में हम इसकी भरपाई कर लेंगे। तो उसका फोकस पॉइंट रहा है पश्चिम बंगाल पर भी। पिछली बार के विधानसभा में जब वो लोग 200 पार के नारे लगाते थे तो 70 सीटें उनको मिली थी, तो उससे काफ़ी उनका उत्साह बढ़ा था। पिछली बार 2019 के चुनाव में भी उनको 18 सीटें लोकसभा की मिली थी, तो उसको देखते हुए इनको लग रहा था कि इस बार हम कुछ ज़्यादा करेंगे। लेकिन जो जनमानस दिख रहा है, देखिए रिपोर्टर किन लोगों के बीच में बात करते हैं और वो लोग संजोग से किसी एक पार्टी के लोग समर्थक भी हो सकते हैं, इसलिए उनकी बातों पे उतना ठीक है। भरोसा। जयशंकर जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारे पास समय कम है। ब्रेक पर जाने से पहले बस 10-10 सेकंड में मैं सभी से रिएक्शन लेने वाला हूं। सबसे पहले जफर जी, 10 सेकंड, बंगाल में कितनी सीटें मिलने वाली हैं आपको? वेरी क्विक रिएक्शन सर। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 32 सीटें। ओके, अजय जी, आपका क्या कह रहा है रिएक्शन? बंगाल में टीएमसी को कितनी सीटें? बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस दोनों को मिला के 30+ सीट रहेगी। अधीर जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, या यूसुफ पठान? निश्चित तौर पे जीत रहे हैं, अधीर जी भी जीत रहे हैं। हमें 3 से 4 सीट आ रही है, और इंडिया जनबंधन जिसमें टीएमसी के भी साथी होंगे, ठीक है, वो लगभग 30+ सीट जीत करके आ रहे हैं। शॉर्ट रिएक्शन में लूंगा आपसे। ये एक डायलेमा है बहुत बड़ा। कई जगह कांग्रेस अपने ही अलायंस पार्टनर के साथ अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है, इसका नुकसान क्या आपको होते हुए दिखाई देता है? थोड़ा सा क्विक रिएक्शन। कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, मगर ममता बनर्जी को बिल्कुल इसका नुकसान नहीं होगा। ओके, बड़ा शार्प रिएक्शन था। सुमेरा जी, और अब सीधे रुख कर लेते हैं डेटा मुशाय का, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमेरा, जल्दी से डेटा मुशाय, क्योंकि आप तो बंगाल से ही आते हैं। बताइए आपके होम स्टेट में क्या हो रहा है भाई? ये देखिए, ये मैप देखिए। हाँ, बंगाल में देखिए, ये कोलकाता सराउंडिंग जो बेल्ट है, इधर टीएमसी बहुत अच्छा करता है। ये पूरा जो ग्रीन है, ये पूरा जो ग्रीन है, हाँ, इधर अच्छा करता है। हाँ, आप कोलकाता से जब दूर हट जाएंगे, हाँ, तब देखेंगे ये जो जंगल माहौल है। इस बार लड़ाई किस पे रही? जल्दी से इस बार लड़ाई देखिए, कोलकाता बेल्ट बीजेपी ब्रिज कर पा रहा है, नहीं कर पाया, ये देखना होगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इस पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। तुरंत ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और राज्यों की आपके सामने मुद्दे रखेंगे और एग्जिट पोल से पहले ये एनालिसिस।